हमें यह मालूम है कि शेख हसीना जब से आई, उन्होंने इंडिया के साथ बहुत ही पींगे बढ़ाना शुरू कर दिए और भारत की गोद में बैठ के ही वो यहाँ तक इक़्तिदार तक पहुंचे। उनके ऊपर एक बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई। मोदी ने बहुत सारे क्राइम्स किए हैं और उनमें जंगी क्राइम्स भी हैं, उसमें एस्पियोनाज भी है, उसके अंदर मल्टीपल क्रिमिनल एक्टिविटीज जो हैं वो शामिल हैं। वो पाकिस्तान जिसकी फौज ने उनका इस्तेहसाल किया, वो पाकिस्तान जिसकी फौज ने उनकी जो खवातीन थी उनको बेआबरू किया, वो फौज जिसने उनका कत्लेआम किया, उनका मुआशी जो है अदम इस्तेहकाम किया, वो बातें तो तमाम इसलिए गलत साबित हो गई क्योंकि अभी ये 53 साल पहले की बात है और 53 साल पहले क्या हुआ था, ईस्ट पाकिस्तान जो था वो बंगाल के अंदर तब्दील हो गया था और मुक्ति भानी शुरू हुई। मुक्ति भानी जो थी वो इंडिया की लगाई हुई आग थी और फिक्टिशियस मिलिशियस प्रोपेगेंडा। बंगाली लोग जो है वो एक बहुत वॉलेटाइल सिचुएशन है, उनके दिमाग, उनके जो जज्बे हैं वो बहुत गर्म हैं और बंगाली जो होते हैं वो एग्रेसिव इन जो है नेचर होते हैं। मोदी की इन तमाम बातों को उन्होंने एग्रेशन के जरिए रिजेक्ट कर दिया। शेख हसीना वाजिद जो है उसके खिलाफ नहीं, बल्कि ये जो बंगाल की बनाने की सोच यानी कि मुक्ति भानी की सोच जो है उसके खिलाफ एक रेवोल्यूशन आया है और भारत की हेजमनी को उन्होंने कबूल करने से इनकार कर दिया है और भारत के साथ किसी भी ताल्लुक वास्ते को रखने से वो महरूम है। हसीना वाजिद जो है हर वो काम कर रही थी जो एक डिक्टेटर करता है और जो एक गुलाम करता है, वो भारत की एक स्टूज थी, उसी तरीके से जिस तरह से अशरफ गनी या हामिद करजई अफगानिस्तान में थे। अब जो वो कहते थे वो ये करती थी, ये कैसे हो सकता है कि वो अमेरिकन को अड्डे ना दे रही हूँ। वॉच फेडरल पोस्ट, बोल्ड एंड इंडिपेंडेंट। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसन जफर और यह प्रोग्राम टॉकिंग पॉलिटिक्स। मेरे साथ हैं जनाब अब्दुल्ला हमीद गुल साहब। इज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट और जियो पॉलिटिक्स को बहुत अच्छा समझते हैं। सो लेट मी वेलकम यू अब्दुल्ला साहब। Thank you and Assalamu alaikum. I'm not just a political analyst, but I run a political party, Tehreek Jawanan Pakistan. बांग्लादेश के हवाले से जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो सामने आ रही है, हसीना वाजिद साहिबा के स्टेटमेंट जब सामने आई है हमारे, उसमें उन्होंने यूएसए पे इल्जाम लगाया है वो सेंट मार्टिन आइलैंड के हवाले से कि उनको प्रेशराइज किया जा रहा था कि वो आइलैंड नेवल बेस के लिए हवाले कर दे यूएसए के। इंडिया में बैठ के वो ऐसे बयान दे रही हैं अमेरिका के लिए और एक टेंस सिचुएशन क्रिएट हुई है। इंडिया के लिए कितना बड़ा चैलेंज है कि उनकी सॉइल से इस किस्म के बयान जारी किए जाए, वेरस वो खुद एक उनके साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, लंबी चौड़ी इन्वेस्टमेंट हुई भी है यूएसए की वहां पे। हाउ डज इट लुक टू यू? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। असल बात यह है कि बिल्कुल जब कोई भी पॉलिटिशियन हार जाता है तो ही स्टार्ट्स ब्लेमिंग ऑन अदर्स और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि इंडिया जो है वो अमेरिका का बहुत ही बड़ा एलाई है, नेचुरल एलाई है और इंडिया में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुई है। अब इंडिया में इन्वेस्टमेंट क्यों की गई है, ये बड़ा अहम है। पहली बात यह है कि चाइना के खिलाफ एक जाइंट को जो है आपने खड़ा करना है। इस वजह से वो इंडिया के ऊपर मेहरबानियां हैं, उनकी तमाम एट्रोसिटीज, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस और तमाम उनकी जो इंटरनेशनल कवानीन को जो है वो रौंदना, ये तमाम बातों के बावजूद अमेरिकन दे आर कीपिंग क्वाइट और उसकी वन ऑफ द रीज़न ये है कि उनको जो चाइना है उसको न्यूट्रलाइज करना है। अब चाइना के न्यूट्रलाइजेशन के लिए जो 2 पॉइंट्स हैं बुनियादी तौर पे, जहाँ से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है वो चलता है, जहाँ से सी पैक के रूट्स जो है ऑपरेट होते हैं। ज़ाहिर है चाइना जो है एक इकोनॉमिक जाइंट बनता जा रहा है और बन चुका है बल्कि, और उसके लिए उसको रसाई चाहिए सेंट्रल एशिया तक, क्योंकि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं दुनिया के वो रह गए हैं सेंट्रल एशिया में, जहां तकरीबन 90% नेचुरल रिसोर्सेज मौजूद हैं। अब चाइनीज इंडस्ट्री को जाहिर है उस रॉ मटेरियल की ज़रूरत है और वो पाकिस्तान से गुजरता है रास्ता। अब ये एक तो रास्ता ये है कि वो जो सारी एक्टिविटी है यहाँ से सेंट्रल एशिया से जनरेट हो रही है।
दूसरा ये है कि जब वो रॉ फॉर्म जो है उसको आप मैन्युफैक्चर कर लेंगे, तो वो गुड्स जो हैं एक जाएगी स्ट्रेट्स ऑफ हुर्मुज़ के ज़रिए, यानी कि आबनाए हुर्मुज़ जो कि आपका गवादर एंड ऑनवर्ड्स जो सारा इलाका है, ताकि अरब दुनिया और दीगर ममालिक जो हैं उनको तरसील की जा सके, जिनके पास बाइंग पावर है। दूसरा उसके अंदर है आबनाए मलाका, स्ट्रेट्स ऑफ मलाका, जो बांग्लादेश के उस साइड से गुजरता है जहां वो आइलैंड मांग रहे हैं। आइलैंड वो बिल्कुल मांग रहे हैं, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है, लेकिन क्या हसीना वाजिद जो हैं उनको फैसिलिटेट करने के लिए तैयार नहीं थी। हमें यह मालूम है कि शेख हसीना जब से आई, उन्होंने इंडिया के साथ बहुत ही पींगे बढ़ाना शुरू कर दी और भारत की गोद में बैठ के ही वो यहाँ तक इक़्तिदार तक पहुंची। उनके ऊपर एक बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई और ज़ाहिर है वो इन्वेस्टमेंट जो है वो क्यों की गई, एक तो भारत का अपना इंटरेस्ट था लेकिन क्योंकि भारत अब उनका अमेरिका का एक नेचुरल एलाई बन गया है, एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, अब वो ये चाहते हैं कि किसी सूरत भारत का इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करते हुए बांग्लादेश के अंदर वो हम एक एक्सेस हासिल कर लें स्ट्रेट्स ऑफ मलाका को ब्लॉक करने के लिए, ताकि चाइना का जो जितनी भी एक्टिविटी है, जो नेवल एक्टिविटी है, स्पेशली जो मर्चेंट नेवी के हिसाब से है, उसको ब्लॉक किया जा सके। इसलिए आपको याद होगा रोहिंग्या के ऊपर भी एक मामला बना था और रोहिंग्या के अंदर जिस तरीके से कत्लेआम हुआ और जिस तरीके से एक मुस्लिम कुश फसादात वहाँ हुए और मुसलमानों को जिस बुरी तरीके से वहाँ उनकी नस्ल कशी की गई, इसका कोई आपको रिसेंट हिस्ट्री में कोई आपको इसका जो है वो आपको इसका सानी नहीं मिलेगा। अब उसके अंदर भी भारत ने जो है बाकायदा उनकी मदद की। ऑंग सान सूची को जो है वो उन्होंने पूरा उसके पलड़े में वजन रखा। दूसरी तरफ जो है वो अब आप आ जाएं बांग्लादेश की सूरत हाल पे। बांग्लादेश जो है वो उसको 250 डिफरेंट क्रॉसिंग्स जो थी उसके ऊपर इंडिया ने उनको फैसिलिटेट किया, जिसके ऊपर इंडिया में भी बहुत शोर और हंगामा था। बांग्लादेश के साथ ये तक किया गया कि जो बांग्लादेश की गुड्स आती थी उनके ऊपर जो है वो टैक्स नहीं होता था और जो भारत की गुड्स जो है बांग्लादेश जाती थी उनके ऊपर टैक्स होता था। यानी कि भारत ने अपने पर्सनल इंटरेस्ट को बहुत हद तक कॉम्प्रोमाइज किया एक लार्जर इंटरेस्ट के लिए, क्योंकि बनिए की एक सोच है, बनिया जो है वो एक दूर की सोच सोचता है कि मुझे इसका लार्जर इंटरेस्ट क्या मिल रहा है। जो उन्होंने पैसा जो यहाँ गंवाया वो उसका डबल जो है वो अमेरिका और यूरोप से जो है वो कमा लिया। भारत की ये जो सोच थी इसके जो अख्ताम हुआ वो हसीना वाजिद की हुकूमत में हुआ और भारत जो है वो उसमें एक शफ़े मातम बीत चुकी है। भारत में एक यौम शाह है रोज़ाना कि जो उसकी इन्वेस्टमेंट थी, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट थी, उसकी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट थी, उसका जो है वो मिलिट्री इन्वेस्टमेंट थी और यानी कि पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट थी, वो सब जो है वो दे वर ड्राउन्ड इन द बे ऑफ बंगाल। और वो हकीकत यह है कि मुक्ति भानी जो है वो डूबी, ना कि दो कौमी नजरिया, जिसको कहा गया कि जी दो कौमी नजरिया हमने डबो दिया। इंदिरा गांधी के जो ये अल्फाज थे वो गलत साबित हो जी जी जी, उनके अल्फाज थे। अब भारत जो है वो एक अजीब कश्मकश का शिकार है कि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट और जो उसने हसीना वाजिद और उसकी पार्टी को किया था, बांग्लादेश के अंदर एक जो है वो नजरिए के खिलाफ जो है वो एक रेवोल्यूशन आया। जो बांग्लादेश जब ईस्ट पाकिस्तान था तो ईस्ट पाकिस्तान इसलिए बना था कि बंगालियों की मोहब्बत जो थी वो दीन के साथ थी, एक नजरिए के साथ थी और वो नजरिया उनको कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से उन्होंने एक्सट्रैक्ट किया और बंगाल से ही और कश्मीर से पाकिस्तान की मूवमेंट का आगाज हुआ। एक फजल हक वगैरह जिन्होंने बुनियाद खाका पेश किया सारा, वो लोग थे जो बंगाली थे। अब आप इससे अंदाजा कर लें कि बंगाल का क्या रिश्ता था। अब बंगाल ने ईस्ट पाकिस्तान बना लिया इंडिया की हेजमोनिक डिजाइन्स को रिजेक्ट करते हुए। दूसरी तरफ जो है जब बांग्लादेश बन गया तो शेख मुजीब ने भारत की हेजमोनी को दोबारा एक दफा इम्पोज किया, जिसकी बुनियाद के ऊपर उसको और उसकी फैमिली को धान मंडी के अंदर बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। शेख हसीना और इनकी बहन जो थी ये बाहर थी, ये बच गए
और नतीजा ये हुआ कि खालिदा जिया के बाद जो है इनको आहिस्ता आहिस्ता भारत के ने जो है वो बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में फैसिलिटेट करके यहाँ तक पहुंचाया। ये बताइए अब्दुल्ला साहब, ये जो मोदी साहब की पॉलिसी रही है, एक जिसमें उन्होंने सारी माइनॉरिटीज को टारगेट किया है किसी ना किसी हवाले से, खास तौर पे वहाँ इंडियन मुस्लिम जो है उनके लिए काफी डिस्क्रिमिनेटरी माहौल पैदा किया गया, और उनके बयानात भी अभी रिसेंट इलेक्शंस में भी उन्होंने मुसलमानों के लिए तज़हीक आमेज अल्फाज इस्तेमाल किए, वो जो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, दैट काइंड ऑफ थिंग। ये जो माहौल बना हिंदुस्तान में अमूमी तौर पे जो मुसलमानों के खिलाफ, और वहां पे आप किसी से बात करें तो दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स टू यूज, हर आदमी को जहादी है, फलाना है, इस तरह के अल्फाज। आपको लगता है कि ये इससे बांग्लादेश में मुसलमानों के अंदर एक फीलिंग पैदा हुई कि एज ए कम्युनिटी दे आर बीइंग टारगेटेड, एलियनेटेड, या उनको कमतर साबित किया जा रहा है, समथिंग लाइक दैट, व्हिच ब्रॉट दैट दो कौमी नजरिया बैक इनटू द मेन स्ट्रीम। मोदी साहब जिम्मेदार है दो कौमी नजरिए को वापस लेके आने के लिए, टू नेशन थ्योरी को। देखिए, बात यह है कि मोदी ने बहुत सारे क्राइम्स किए हैं, और उनमें जंगी क्राइम्स भी हैं, उसमें एस्पियनाज भी है, उसके अंदर मल्टीपल क्रिमिनल एक्टिविटीज जो हैं वो शामिल है। अब इसके अंदर जो अहम बात है, जो मैं उसी को कंटिन्यू करूंगा जो मैं बोल रहा था, वो ये कि फिर आ गया एक नजरिए का फुकदान था। लोग जो इस टाइम पे निकले, नौजवान नस्ल, पहली बात है कि दो बातें बड़ी क्लियर हैं कि वो पाकिस्तान जिसकी फौज ने उनका इस्तेहसाल किया, वो पाकिस्तान जिसकी फौज ने उनकी जो खवातीन थी उनको बेआबरू किया, वो फौज जिसने उनका कत्लेआम किया, उनका मुआशी जो है अदम इस्तेहकाम किया, वो बातें तो तमाम इसलिए गलत साबित हो गई क्योंकि अभी ये 53 साल पहले की बात है। और 53 साल पहले क्या हुआ था कि ईस्ट पाकिस्तान जो था वो बंगाल के अंदर तब्दील हो गया था, और मुक्ति भानी शुरू हुई। मुक्ति भानी जो थी वो इंडिया की लगाई हुई आग थी और फिक्टिशियस मिलिशियस प्रोपेगेंडा था। इसलिए जब मुक्ति भानी का ये रूप लोगों ने देखा, और उन्होंने देखा कि ये कंटिन्यूटी हो रही है, और जिन लोगों के आबाओ अजदाद को फर्ज करें इन तमाम जुल्म और सितम जो कि मुक्ति भानी के अंदर बयान किए गए और अफवाज पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान पर इल्जामात लगाए गए, वो झूठे इसलिए साबित हो गए कि जिसके तो बाप दादा को या नाना नानी को या दादी दादा को या माँ को किसी फौज ने बेआबरू किया हो, वो पाकिस्तान जिंदाबाद के कैसे नारे लगा रहा है, वो कैसे जो है वो मुजीब के मुजस्मों के ऊपर यूरिनेट कर रहा है, मुजीब के मुजस्मों को जूते मार रहा है, मुजीब के मुजस्मे जो है वो गिरा रहा है, उसके घर को, उसकी जितनी बाकियात मुजीब की रिमेनिंग्स थी उन सब को जो है वो तहस नहस कर देते हैं, और वो आग लगा देते हैं इन सारी चीजों को, यानी कि उनकी तमाम निशानियां खुरच के रख देते हैं उस भारत की मुक्ति भानी की जिसकी शक्ल में बांग्लादेश का कयाम हुआ और पाकिस्तान के झंडे लहराए जाते हैं। इसलिए वो इल्जामात तमाम झूठे थे जिसको उनकी आवाम ने खुद अब सच करके दिखा दिया कि हमारा पाकिस्तान से कोई जो है वो बैर नहीं, बल्कि पाकिस्तान के साथ हमने शायद ज्यादती कर दी उस वक्त के हुक्मरानों की, उस वक्त के सियासी लीडरों के चक्कर में आके, उनके धोखे के अंदर आके, उनके फ्रॉड में आके, और आज जो है वो नजरिया पाकिस्तान की वहां बातें होना शुरू हो गई। अब इंटरेस्टिंग बात, अभी मैं मोदी वाली बात पे भी आता हूँ। आपको याद होगा कि मोदी ने बांग्लादेश में ढाका में खड़े होकर कहा था कि बतौर आरएसएस का एक वर्कर मैंने जो है वो बांग्लादेश बनाने में किरदार अदा किया और पाकिस्तान तोड़ने में मेरा हाथ था। अब ये बात एक्सेप्टेंस है एक बहुत बड़े क्राइम की कि आप जो है किसी दूसरे मुल्क में ये काम कर रहे हैं। आई एम सरप्राइज कि उस वक्त की हुकूमत और मौजूदा हुकूमत ने आज तक मोदी को इस बयान पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और टेररिज्म के अंदर जो है वो चार्जेस क्यों नहीं फ्रेम किए। ये बड़ा एक मेरे ख्याल में अलमिया है कि हमने अभी तक ऐसा नहीं किया। लेकिन दूसरी जानिब जो है बंगाल के लोगों ने जो है इस बढ़ती हुई नरेंद्र मोदी की जो एक दहशतगर्दाना सोच थी और मुस्लिम कुश सोच थी, जिसके ऊपर हमने देखा कि बिहार के अंदर जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है वो उन्होंने लागू किया
और इसी तरीके से जो कई लोगों को उन्होंने सिटीजनशिप से महरूम कर दिया। फिर जो है मुसलमानों के ऊपर घेरा तंग किया, जो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक तकरीबन 16% से ज्यादा मुसलमानों का कोटा बनता है नेशनल असेंबली और दीगर, उसको 5% पे ले आए। और मोदी ने अपने इलेक्शन कैंपेन में जहां 400 लोगों को टिकट जारी किए, उसमें से सिर्फ एक मुसलमान को टिकट जारी किया गया। ये मोदी की जो पॉलिसीज थी, इससे अलार्म क्रिएट हो गया। बंगाली लोग जो हैं वो एक बहुत वॉलेटाइल सिचुएशन है, उनके दिमाग, उनके जो जज्बे हैं वो बहुत गर्म हैं, और बंगाली जो होते हैं वो एग्रेसिव इन जो है नेचर होते हैं। मोदी की इन तमाम बातों को उन्होंने एग्रेशन के जरिए रिजेक्ट कर दिया। शेख हसीना वाजिद जो है उसके खिलाफ नहीं, बल्कि ये जो बंगाल की बनाने की सोच, यानी कि मुक्ति भानी की सोच जो है, उसके खिलाफ एक रेवोल्यूशन आया है। और भारत की हेजमनी को उन्होंने कबूल करने से इनकार कर दिया है, और भारत के साथ किसी भी ताल्लुक वास्ते को रखने से वो महरूम है। अब हसीना वाजिद जो है वो इल्जाम लगा रही है उसी तरह से जिस तरीके से अमूमन लोग कहते हैं कि जनाब हमारे मुल्क में भी हुआ कि जी ये एक फॉरेन एलिमेंट है, हम उसकी वजह से जो है हमें सजा मिली, अमेरिका की वजह से, फलाने की वजह से। ऐसा नहीं है। हसीना वाजिद जो है हर वो काम कर रही थी जो एक डिक्टेटर करता है और जो एक गुलाम करता है। वो भारत की एक स्टूज थी, उसी तरीके से जिस तरह से अशरफ गनी या हामिद करजई अफगानिस्तान में थे। अब जो वो कहते थे वो ये करती थी। ये कैसे हो सकता है कि वो अमेरिकन को अड्डे ना दे रही हूं, लेकिन क्योंकि उनकी फौज के अंदर, उनकी एस्टैब्लिशमेंट के अंदर एक रिजेंटमेंट थी, उनको अंदाजा था कि हम किस तरफ जा रहे हैं, पल्स ऑफ द नेशन को वो समझ रहे थे। उनकी फौज भी बहुत हद तक कॉम्प्रोमाइज्ड थी, लेकिन जो उसके एंटी एलिमेंट है, आप देख लें कि अगर बांग्लादेश की तारीख देखें कि जिस तरीके से 4-4 दिन के लिए भी आर्मी चीफ आए और वो वहां से या मारे गए या निकाले गए, और एक लंबी दास्तान है मार्शल लॉज की। उसकी वजह यह है कि एक सोच दूसरी सोच के साथ जो है वो कॉन्ट्रडिक्ट कर रही थी, और इतना सख्त कॉन्ट्रडिक्शन था कि लोग जो है हथियार उठाने पे और साजिशें करने पे, और फौज के अंदर जो स्कर्मिशेस थे वो इतने ज्यादा थे, उतनी सोच का जो है डाइवर्सिटी थी कि वो जो है वो रिपेल कर रहे थे एक दूसरे को। इसलिए कभी वो सोच हावी आ जाती थी जो प्रो इंडिया थी, और कभी प्रो पाकिस्तान, बल्कि प्रो दो कौमी नजरिया सोच जो थी वो हावी आ जाती थी। यही वो वजूहात थी जिसकी बुनियाद के ऊपर हसीना वाजिद आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होती चली गई, और साथ ही वो अवाम का वो रद्द अमल जो है वो समझ ना पाई, क्योंकि उसने अपनी तमाम ऑपोजिशन को जो है वो न्यूट्रलाइज कर दिया था। शी प्लग्ड ऑल द होल्स without realizing that whenever you plug all the holes, then the whole wall हमने देखा बहुत हाई हैंडेडनेस के साथ इस सारी सूरत हाल में हाउ आर द अमेरिकन्स फीलिंग अबाउट एवरीथिंग एंड अबाउट इंडिया इन पर्टिकुलर? हाँ, अमेरिकन तो दे हैव लॉस्ट द गेम। उनके लिए तो मेरे ख्याल में उनके लिए भी सफ़े मातम है। उनका आप देखें कि इस पूरे रीजन के अंदर जो इन्फ्लुएंस है वो खत्म हो गया है ऑलमोस्ट। सवाए इंडिया के उनके साथ खड़ा कौन है? नेपाल है तो वो आपका चीन के साथ खड़ा है, भूटान है तो उसमें चीन का इन्फ्लुएंस है, और भूटान वैसे भी बड़ा एक न्यूट्रल सा कंट्री है। उसके अलावा जो श्रीलंका है, वहां भी चीन जो है वो बैठा हुआ है। इसी तरीके से आप ऊपर यहाँ पाकिस्तान आ जाएं तो पाकिस्तान जो है वो जाहिर है इंडिया के साथ क्रॉस रोड्स है विद ईच अदर। उधर जो है आपका इस, और बांग्लादेश जो है वो उनके हाथ से निकल गया। तो एक वाहिद इस पूरे खित्ते के अंदर, मतलब आप इस सिर्फ ये खित्ता नहीं बल्कि आप सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स भी चले जाएं, आपको वहां भारत का जो इन्फ्लुएंस है वो आपको नहीं नजर आता। और खुद रशिया के साथ उनके जो मामलात हैं वो कमजोर होते चले जा रहे हैं बिकॉज ऑफ ओवरलैपिंग इंटरेस्ट ऑफ अमेरिका।
अब अमेरिका जो है वो दे हैव पुट ऑल द एग्स इन इंडियन बास्केट, और वो इंडिया की हेजमनी के जरिए बंगाल में ऑपरेट कर रहे थे। अब बंगाल के अंदर तो उनका जो सारी डॉक्ट्रिन थी वो तो जीरो हो गई, न्यूट्रलाइज हो गई, और वहां बल्कि एंटी जो वो सेंटीमेंट था वो ज्यादा बूस्ट अप कर गया। इसलिए अमेरिका जो है वो एक लूजर के तौर पर उभर रहा है। वो चाइना की कंटेनमेंट पॉलिसी जो है उसके ऊपर बरकरार नहीं रह पा रहा। उसको पाकिस्तान के साथ भी वो दूरियां इख्तियार कर चुका, क्योंकि एकदम एब्रप्ट उन्होंने जो डिसीजंस लिए, खास तौर पे एग्जिट जब हुआ उनका अफगानिस्तान से, तो दे ट्राइड टू पुट ऑल द ब्लेम ऑन पाकिस्तान के जी पाकिस्तान की वजह से ये हुआ। साथ ही साथ जो है वो 3 लाख वेपन अफगानिस्तान में छोड़ के गए डिलिबरेटली, ताकि वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो, और दूसरी तरफ जो है वो अजरबैजान के खिलाफ हो, आर्मीनिया के साथ। तो ये वो बातें हैं जो हमने खुद देखी हैं, और जाहिर है वो इस रीजन को अब इंस्टेबिलिटी के तरफ लेके जाना चाहते हैं। अफगानिस्तान इज वन गुड एग्जांपल, ताकि टैपी और कैजा 1000 जैसे जो गैस और बिजली के प्रोजेक्ट्स हैं वो ना चल पाए, और इसी तरीके से जो जो सी पैक है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, एक न्यूक्लियर पाकिस्तान जो कि हर चीज में अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है, खुराक में खुद कफील है, उसका अगर तिजारती मंडियों तक एक्सेस हो गया सेंट्रल एशिया का, और ये रूट चल पड़ा और गवादर चल पड़ा, तो पाकिस्तान की मईशत बूस्ट अप कर जाएगी, उसको किसी की जरूरत नहीं रहेगी। और इंडिया की हेजमनी जो है, जो फिलहाल इस रीजन के अंदर कहीं नजर आ रही है, वो बिल्कुल सिफर होकर रह जाएगी, क्योंकि चाइना, पाकिस्तान और ये रीजन के जो बाकी ममालिक हैं ये डोमिनेट कर जाएंगे, और इंडिया आइसोलेशन का शिकार हो जाएगा। ये वो बातें हैं जिनको अमेरिका के अंदर बड़ा सीरियसली इस पे गौर हो रहा है, बड़े वो परेशान हैं, और मेरा ख्याल है कि बहुत जल्द उनको पाकिस्तान की दोबारा जरूरत पड़ने वाली है। Everybody's thinking like that. मुझे ये समझ में नहीं आता कि इंडिया के साथ पाकिस्तान आगे कैसे चल पाएगा इतनी हॉस्टिलिटी के साथ। ये स्टैंड ऑफ पोजीशन कितना अर्सा बरकरार रह सकती है? व्हाट इज द वे फॉरवर्ड फॉर द टू नेशन? देखें, वे फॉरवर्ड तो पहली बात यह है कि बहुत सारी ऑप्शन पे एक्सरसाइज हो रही है, और अगर आप देखें कि एक कश्मीर के हवाले से 2019 में जो हमारी पॉलिसी थी, आई थिंक दैट वाज नॉट ए करेक्ट पॉलिसी, और इसी तरीके से जो परवेज मुशर्रफ की पॉलिसी थी कश्मीर के ऊपर, जिसको चनाब फार्मूला का नाम दिया गया, वो भी गलत थी, क्योंकि जो चनाब के आप उसके ऊपर डिवाइड चाह रहे थे वो मुमकिन नहीं था। इसलिए क्योंकि आप एक नेशन की बात कर रहे हैं, कश्मीर के हाथ से आज़ादी की तहरीक शुरू हुई, कश्मीर एक कौम है, एक सकाफत है, एक ज़बान है, उनकी तहजीब और तमद्दन है, आप उनको जुदा नहीं कर सकते। भारत ने 1 मिलियन 10 लाख के करीब जो है वो फोर्सेस को इकट्ठा कर लिया, जिसमें फौजी और नीम सरकारी और पुलिस और दीगर जो है वो शामिल हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक्सेट्रा। लेकिन भारत कंट्रोल नहीं कर पा रहा। जो भारत का खतरनाक प्लान है, जिसमें अमेरिका बराबर आशीर्वाद उनको दिए बैठा हुआ है, वो ये है कि जैसे अभी आपने कहा कि जो जजीरे के ऊपर बांग्लादेश के अंदर वो अपना एक बेस कायम करना चाहते थे, इसी तरह का वो एक बेस कश्मीर में कायम करना चाहते हैं। वो भारत को ये ख्वाब दिखा रहे हैं कि भारत जो है किसी तरीके से उसको ये समझ आ जाए कि ये 10 लाख फौज जो है उसके लिए एक नासूर बन गई, उसकी मईशत के लिए, और फिर कामयाबी भी वहाँ 0/0 है, और रोजाना वहाँ लोग जो है वो जो है डिजर्टर हो जाते हैं, भाग जाते हैं फौज से, भगोड़ा जिनको कहा जाता है। तो ये सारा कुछ वहाँ हो रहा है। भारत के लिए बहुत मुश्किल है इस सारे को कंटेन करना। अब वो डेमोग्राफिक चेंजेस जो है वो वहां लाना चाहता है, लेकिन वो भी सक्सेसफुल नहीं है। मजाक नहीं है कि 42 लाख लोगों को आप ला के वहां बसा दें, इट इज सिंपली इम्पॉसिबल। और ये अगर हुआ भी तो इट विल टेक डेकेड्स। अब दूसरी तरफ जो है वो भारत की इकोनॉमी और जो नरेंद्र मोदी का इलेक्शन में कमजोर परफॉर्मेंस, वो तमाम चीजें नरेंद्र मोदी को बहुत सारी चीजें समझने के लिए, सोचने के लिए मौका देगा। याद रखें, एक मैवरिक जो होता है, एक जो पागल इंसान होता है,
वही जो है कोई मजबूत फैसले कर सकता है। नरेंद्र मोदी जो है किसी दिन कश्मीर के ऊपर एक ऐसा फैसला करेगा कि इसको एक न्यूट्रल जोन करार दे देगा, इसको एक ऐसा जो डीमिलिटराइज्ड जोन जो है वो डिक्लेयर कर देगा, ताकि जो है वो, इसीलिए ये आजाद रियासत के नारे बुलंद हो रहे हैं। एक तरफ मकबूजा कश्मीर में हो रहे हैं तो दूसरी तरफ आजाद जम्मू और कश्मीर के अंदर हो रहे हैं। वो ये चाहते हैं, अमेरिकन जो प्लान है कि इसको एक न्यूट्रल जोन दे दें, और जाहिर है न्यूट्रल जोन के लिए उनको जो है वो यूनाइटेड नेशन की फोर्सेस को यहाँ लाना पड़ेगा। अब यूनाइटेड नेशन का मतलब है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को वहां बुलाया जाए, ताकि वो चाइना की कंटेनमेंट पॉलिसी वहां रखे। वो जो एक्साई चिन है, इसी तरीके से जो शंघाई है, और ये शंघाई कह रहा हूँ, जो सिंकियांग है, उस चिंगयांग के अंदर जो है वो अपनी हेजमनी जो है वो बरकरार रखे। वहाँ जो इस्लामिक मूवमेंट और दीगर जो यूआईएम वगैरह, वो यूआईएम कह रहा हूँ, ये क्या है, ठहरें, बिल्कुल जहन से निकल गया, वो जो एक चाइनीज मूवमेंट जो चल रही है, इस्लामिक मूवमेंट जो है, वो उन सबको जो है वो दमाम बख्शा जाए। और एक तरफ न्यूक्लियर इंडिया, एक तरफ न्यूक्लियर पाकिस्तान, एक तरफ न्यूक्लियर चाइना और एक तरफ न्यूक्लियर रशिया, इन तमाम के सर के ऊपर बैठ जाएं और यहाँ जो है वो लुच तलते रहें। ये बुनियादी तौर पे अमेरिका का प्रोग्राम है, लेकिन इसके अंदर उसको पाकिस्तान की भी जो है वो तरफ से नॉड चाहिए होगा, और दूसरी तरफ उसको इंडिया का भी चाहिए होगा। इंडिया इज रेडी टू कोऑपरेट विद देम, but it is not Pakistan. Pakistan is completely not ready to cooperate. 5 अगस्त 2019 को हमने इधर तुम इधर हम वाला जो फॉर्मूला था वो अपनाया था, लेकिन उसके आप देख लें कि उसके जो मरकजी किरदार थे, वो आज 3 किरदार, उन तीनों का क्या हाल हो रहा है। आई थिंक ये एक अल्लाह की लाठी है जो बेआवाज है। एक आखिरी सवाल, इंडिया यूएसए की सैटेलाइट स्टेट बनना चाहता है, उनके बिहाफ पे वो चाइना के साथ, अपने नेबर्स के साथ एक ऐसी सूरत हाल में क्यों एंटर हो रहे हैं कि वो पराई आग में क्यों कूदना चाहते हैं? देखें, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। ये एक उनकी चाणक्य पॉलिसी है। आप उनकी जिबिल्लत से, जैसे है ना, उसको आप तब्दील नहीं कर सकते। एक वो कहते हैं ना, आदत जाए तो जाए, इल्लत ना जाए। तो वो मकसद ये है कि जो भारत की प्रॉब्लम है वो ये है कि उनकी चाणक्य पॉलिसी है, एंड इट क्लियरली सेज दैट योर नेबर इज योर एनिमी एंड योर नेबर्स नेबर इज योर फ्रेंड। अब आप देख लें, पाकिस्तान उनकी एनिमी है और अफगानिस्तान उनका जो है वो दोस्त है। आप देखें नेपाल के साथ उन्होंने क्या किया, पूरी रॉयल फैमिली को रॉ ने वहां कत्ल करवा दिया, लॉन्ग अगो, यू रिमेंबर। अभी बांग्लादेश के साथ उन्होंने क्या किया, फिर इसी तरीके से भूटान के साथ उन्होंने, श्रीलंका के साथ। लेकिन इन तमाम के नेबरहुड जो है, अब ईरान के साथ उनका ताल्लुक है, लेकिन बाकी जितने भी नेबर्स हैं, तो चाइना उनकी एक नेबरिंग कंट्री है जिसके साथ उनको, एक तो पहली बात यह है कि वो ये बिलीव करते हैं, उनको कोंडालीजा राइस ने जो है वो ये बता दिया था, इसी तरीके से जब वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी, और उसके बाद जो है वो हिलरी क्लिंटन ने उनको बताया था जब वो वजीर खारजा थी, कि जनाब हम जो है वो इस रीजन से पुल कर रहे हैं और आपके लिए ये पूरा रीजन जो है वो छोड़ के जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, आई वुड लाइक दैट कि आप जरूर, आपने पढ़ा भी होगा, लेकिन नहीं पढ़ा तो जरूर पढ़िए। एक आर्टिकल था ग्लोबल पुलिसमैन, ये 90s के अंदर, मिड 90s के अंदर छपा था टाइम मैगजीन या न्यूज वीक के अंदर, और बहुत बड़ा ये आर्टिकल था। इट वाज लाइक 8 और 9 पेजेस, और उसके अंदर जो है वो रिपोर्ट में बताया गया था कि हमने सर्टन एरियाज के अंदर सर्टन पुलिसमैन जो है वो खड़े करने हैं, थानेदार बनाने हैं इलाके के। और इस रीजन के अंदर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से लेके ये पूरा रीजन जो है ये इंडिया के हवाले किया था। अब इंडिया जो है वो उसी खुमार के अंदर है
कि जनाब मैं हूं यहाँ का थानेदार और चीन को तो मैं समझता कुछ नहीं हूं, और वो चीन के साथ कन्फ्रंटेशन के अंदर जाके अपने आप को कुछ कंसेशंस लेना चाहता है। अपनी जो डिप्लोमेटिक फेलियर्स हैं, जो उनके हेजमोनिक डिजाइन्स हैं, जो उनके इवल क्राफ्टमैनशिप है, जो उनके जो टेररिज्म ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ टेररिज्म है, उन सब को लीगल फ्रेम के अंदर लाने के लिए, एक लीगल कवर प्रोवाइड करने के लिए, एक शेल्टर प्रोवाइड करने के लिए वो अमेरिका के कहने के ऊपर काफी सारे काम करता है। और कुछ उसकी अपनी पॉलिसी जो है उसका भी असर है, क्योंकि ये इस टाइम पे भारत के अंदर दहशतगर्दों की हुकूमत है। भारत जो है वो एक दहशतगर्द मुल्क है, क्योंकि वो एक्सपोर्ट ऑफ टेररिज्म में इन्वॉल्व है, चाहे वो कनाडा में हो, चाहे वो अमेरिका के अंदर हो, चाहे वो कतर के अंदर हो या दीगर ममालिक में हो। और खुद राजनाथ सिंह और अजीत डोवल और इसी तरीके से मोदी एक्सेप्ट कर चुके हैं कि वो पाकिस्तान में टारगेट किलिंग करवाते रहे हैं। गार्डियन की रिपोर्ट के बाद बाकायदा उन्होंने इस बात को मजीद बजाय इस पे वो शर्मिंदा होते, उन्होंने जो है वो इसके ऊपर बहुत बबांगे दोहल जो है ऐलान किया कि नहीं जनाब, हम तो वाकई टेररिज्म करवाते हैं। हम तो चाहे वो सिखों को टारगेट किलिंग करनी हो या कोई पाकिस्तानियों को करनी हो या दीगर अमेरिकनों को करनी हो, हम उसके पीछे मौजूद होते हैं। इस सारे के लिए उनको डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, उनको फाइनेंशियल एसेट्स जो उन्होंने बढ़ाए हैं, और फिर सिलिकॉन वैली का जो एक बिजनेस है, भारत की इकोनॉमी को जरा आप साइड पे करें और सिलिकॉन वैली की इकोनॉमी को आप साइड करें, तो आपको पता चलेगा कि भारत का धड़न तख्ता हो गया अगर सिलिकॉन वैली। लेकिन सिलिकॉन वैली किस पे चल रही है? यूरोप के आईटी ट्रेड के ऊपर, अमेरिका के आईटी ट्रेड पे, जो एक वक्त में पाकिस्तान में हुआ करता था। लेकिन पाकिस्तान से वो कारोबार ले जाके भारत की झोली में फेंका गया, और इस तरीके से उनको डिफेंस इंडस्ट्रीज को, ओबामा जब जा रहा था तो ओबामा ने अपने आखिरी हफ्ते में 67 दिफाई मुआहदात जो थे वो भारत की झोली में लाके फेंक दिए थे। यू रिमेंबर, आपको याद होगा। तो इस तरीके से ये भारत को एक इस जगह का जॉइंट बनाना चाहते हैं। ये अमेरिका की पुरानी ख्वाहिश भी है और ये भारत का जो है वो एक ख्वाब भी। लेकिन चाइना जो है वो जिस तरीके से राइस पीसफुली कर रहा है, और वो जिस तरीके से उनकी एक अप्रोच है टूवर्ड्स द रीजन और दुनिया के अंदर, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को जनरेट करके, उसको बढ़ोतरी दे के, फ्रेंडली रिलेशन कायम करके, रादर देन के वो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस करके अपनी मर्जी की हुकूमतें लाना ले जाना, ये काम चाइना नहीं करता। जबकि अमेरिका अवाम को दुश्मन बनाता है और हुकूमत को दोस्त, जबकि चीन जो है वो अवाम को दोस्त बनाता है और उस तरह से हुकूमत भी उनकी दोस्त बन जाती है। तो ये वो वजह है जिसकी बुनियाद के ऊपर एक अमेरिका का ख्वाब और एक भारत की जो है ख्वाहिश, जिसके अंदर वो इस रीजन का एक थानेदार बनना चाहता है, फिलहाल ये पूरी होती नजर नहीं आ रही। बांग्लादेश के वाकयात ने इस सूरत हाल पे मजीद जख्म पहुंचाई है इस सारी प्लान को। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, आपके वक्त का, आपके यू शेयर्ड योर थॉट्स विद अस ऑन वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। ख़वातीन और हज़रात, आप लोगों के देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।